सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र विषय में पढ़ेंगे समिति और संस्था, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। समिति और संस्था में दृष्टिकोण का अंतर है। जब हम किसी संगठन, व्यक्तियों के समूह की कार्यविधि या कार्य प्रणाली पर विचार करते हैं तो हम संस्था की बात करते हैं। चूँकि कार्यविधियाँ अमूर्त होती है, इसलिए संस्था को अमूर्त माना जाता है। जब हम व्यक्तियों को देखते हैं तो इसे समिति कहा जाएगा। चूँकि व्यक्ति देखे जा सकते हैं, इसलिए समिति को मूर्त रूप में स्वीकार किया जाता है। जो व्यक्तियों का समूह है वह कब बना, इसके बारे में हमें जानकारी होती है, लेकिन वह जिन नियमों पर संचालित हो रहा है उसकी जो कार्यविधि है, आवश्यक नहीं कि उन्हीं लोगों के ने बनाई हो। इसलिए समिति के इतिहास को ज्ञात व संस्था के इतिहास को अज्ञात माना जाता है। चूँकि व्यक्ति उस मूर्त समूह का सदस्य बनता है, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति समिति का सदस्य होता है, संस्था का नहीं। इसी तरह कई समितियां ऐसी हो सकती है जो एक ही कार्य प्रणाली को अपनाती हो, तथा एक ही समिति की कई कार्य प्रणालियां हो सकती है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि एक ही समिति में कई संस्थाएं हो सकती है, तथा कई समितियों में कि एक ही संस्था हो सकती है। कोई भी संस्था किसी समिति के बिना कार्य नहीं कर सकती। प्राचीन समय में जहाँ यौन संबंधों की स्वतंत्रता थी, तो वहाँ परिवार के रूप में समिति तो थी, किंतु इस परिवार को संचालित करने के लिए कोई नियम संस्था नहीं थे। आज से अभिप्राय यह है कि कोई समिति तो संस्था के बिना रह सकती है, किंतु संस्था का अस्तित्व समिति के बिना नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसमें समिति। समितियां समाजशास्त्रीय दृष्टि से आधुनिक जटिल समाज की विशेषता है। आदिम और कृषक समाज मुख्य रूप से समुदायों द्वारा संगठित थे। आधुनिक समाज मुख्यतः समितियों द्वारा संगठित है। आदिम और कृषक समाजों में सहयोग और संघर्ष का स्थान अधिक महत्वपूर्ण था। वर्तमान समय में व्यापार, आर्थिक उत्पादन, वितरण, राजनीति सभी क्षेत्रों में हित और उपयोगिता की भावना देखी जा सकती है। इन हितों की रक्षा के लिए निश्चित नियमों, संगठन पद्धति और औपचारिक विधि से जिन समूहों की स्थापना की जाती है उसे हम समिति कहते हैं। समिति की अवधारणा का विकास में टोनीज, मैक्स वेबर और आर.एम. मैकइवर का योगदान महत्वपूर्ण है। टोनीज ने गेसलशेफ्ट की विशेषताएं बताई है, वे वास्तव में समिति की विशेषताएं हैं। टोनीज के अनुसार आधुनिक समाज में सार्वजनिक जीवन, व्यापार, विज्ञान, सट्टा बाजार आदि से संबंधित विभिन्न हितों की सुरक्षा के लिए निर्मित समूहों को समिति कहा जा सकता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों पर विचार करते हुए इन्हें दो भागों में विभाजित किया है, समुदाय मूलक व दूसरा है संघ मूलक। समुदाय मूलक संबंधों के बारे में वेबर ने बताया कि ऐसे संबंध मुख्यतः आदिम समाजों में पाए जाते हैं। इनमें सामुदायिक जीवन, आयु, लिंग, रक्त तथा अनुष्ठान समूह द्वारा संगठित होते हैं। इनमें विभिन्न हितों में द्वंद्व नहीं पाया जाता। सामाजिक संरचना सहयोग पर आधारित होती है। वहीं संघ मूलक संबंध आधुनिक समाजों की विशेषता है। आधुनिक समाजों में स्वार्थ के लिए प्रतियोगिता व संघर्ष पाए जाते हैं।
इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही संघ या समितियों का निर्माण किया जाता है। बैंक, निगम, अधिकारी तंत्र और राजनीतिक दल मैक्स वेबर की दृष्टि में ऐसे ही संघ या समितियों के उदाहरण हैं। आधुनिक समिति के क्रमबद्ध विश्लेषण में मैकाइवर व पेज ने विशेष योगदान दिया है। मैकाइवर पेज के अनुसार समितियां हितों की उपलब्धि की पद्धति तथा साधन के रूप में विकसित होती है। मैकाइवर व पेज ने व्यापारिक संगठन, चर्च, श्रमिक संघ, क्लब आदि को समिति का उदाहरण माना है। समितियों की स्थापना और उनके विकास में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनकी स्थापना में हितों के प्रति जागरूक कुछ लोग पहल करते हैं और नेतृत्व प्रदान करते हैं। समितियां जानबूझकर हितों को ध्यान में रखकर निश्चित नियमों के अनुसार बनाई जाती है। उनकी सदस्यता होती है और ये अपने पदाधिकारियों का चयन अथवा निर्वाचन करती है। समितियों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। समितियां व्यक्तियों का समूह हैं। समितियां के निश्चित उद्देश्य होते हैं। समिति की प्रवृत्ति अस्थायी होती है। उद्देश्य की पूर्ति के बाद समितियां विघटित हो जाती है। समितियां उद्देश्य प्राप्त करने का साधन मात्र हैं। समिति की एक संरचना होती है। समिति के में सहयोग की भावना प्रधानतः या मुख्यतया पाई जाती है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। समिति एक औपचारिक संगठन है। समिति मूर्त होती है। समिति नियमों पर आधारित होती है। समितियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैकाइवर तथा पेज ने समितियों को विशेषीकृत तथा अविशेषीकृत दो भागों में बांटा है। विशेषीकृत समिति को प्राथमिक तथा द्वितीयक हितों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक हित के अंतर्गत यौन संतुष्टि, प्रजनन, मनोरंजन और धर्म आदि को रखा जा सकता है। इसके उदाहरण हैं परिवार, क्लब व धार्मिक समितियां। वहीं द्वितीयक हित उपादानात्मक होते हैं और उपयोगिता पर आधारित होते हैं। द्वितीयक हित के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक व कानूनी हित सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए व्यवसायिक संगठन, राजनीतिक दल आदि समितियां हैं। अविशेषीकृत समितियां। अविशेषीकृत समितियों में आयु, लिंग, समूह, राज्य आदि आते हैं। अवधि के आधार पर समितियों को दो भागों में बांट सकते हैं। स्थायी समिति जैसे राज्य, विश्वविद्यालय, परिवार। अस्थायी समिति जैसे बाढ़ सहायता समिति, भूकंप पीड़ित समिति आदि। सत्ता के आधार पर समिति को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे संप्रभु समिति जैसे राज्य, अर्ध संप्रभु समिति जैसे विश्वविद्यालय, असंप्रभु समिति जैसे क्लब। मैकाइवर पेज ने कहा है कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंदर एक संगठन है। बोगार्ड्स के अनुसार समिति सामान्यतः कुछ एक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों से मिलकर कार्य करना है। समिति शब्द का प्रयोग औपचारिक संगठन के अर्थ में किया जाता है तथा ये कहा जाता है कि सभी समितियां औपचारिक संगठन है, लेकिन सभी औपचारिक संगठन समितियां नहीं। जैसे सेना, नौकरशाही, कर्मचारी तंत्र आदि औपचारिक संगठन है लेकिन समितियां नहीं। मैकाइवर पेज ने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। मैकाइवर पेज ने क्या कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस प्रकार से हम आज समिति कंप्लीट हुई और आगे पढ़ेंगे संस्था।